स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चहु और फैले ये विचारधारा, स्वच्छता हो मंत्र हमारा, स्वच्छता हो कर्म हमारा, स्वच्छता हो धर्म हमारा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। मैं हूं आपके साथ मयंक। दर्शकों, हर बार हर हफ्ते हम आपको स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की कहानियों से रूबरू करवाते हैं और इसी क्रम में आज स्वच्छ भारत के इस विशेष एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं रोटरी इंटरनेशनल की स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की कहानी से। और इस विषय में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में। प्लीज़ वेलकम श्री रमेश अग्रवाल जी, हु इज़ मेंबर सेक्रेटरी वॉश प्रोग्राम रोटरी इंडिया के। अभिनंदन आपका अग्रवाल जी। रमेश जी, बातचीत की शुरुआत करें। रोटरी इंडिया ने क्यों चुना स्वच्छ भारत अभियान को? आखिरकार क्या मकसद था स्वच्छ भारत अभियान से जुड़कर कार्य करने का? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से ये घोषणा की और ये चैलेंज हम सबके सामने रखा कि भारत को स्वच्छ बनाना है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इसकी शुरुआत बच्चों के साथ करना चाहता हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चेन्नई में हमारे दिसंबर में एक जोनल इंस्टीट्यूट हम उसको बोलते हैं, उसमें रोटरी के 1000 से ज़्यादा लीडर्स, पास्ट, करंट और फ्यूचर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और मंथन करते हैं। तो वहाँ पर वेंकैया नायडू जी जो केंद्र में मंत्री हैं वो आए थे और वहाँ पर हमने ये घोषणा की कि रोटरी 20,000 सरकारी स्कूल्स गोद लेगा और उन स्कूल्स में वाटर सैनिटेशन हाइजीन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। और उससे शुरुआत हुई और मैं बताना चाहूँगा पिछले वर्ष रोटरी ने 10,000 से ज़्यादा स्कूल्स में वाटर सैनिटेशन हाइजीन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है और इस साल हम 14,000 स्कूल्स में इस प्रोग्राम को। रमेश जी, क्या है ये वाटर सैनिटेशन हाइजीन, जिसको हम एक्रोनिम की तरह वॉश कहकर पुकारते हैं? आखिरकार ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम, कई बार हम सोचते हैं कि जब हम वॉश इन स्कूल्स की बात करें तो सिर्फ टॉयलेट बनाना है। ये प्रोग्राम टॉयलेट के लिए सिर्फ नहीं है। ये प्रोग्राम, टॉयलेट इसका हिस्सा है। इसमें 7 कंपोनेंट्स टोटल आते हैं। एक टॉयलेट हो गया, जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट होना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी मुहैया करवाना। साथ में ग्रुप हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी होना। चौथा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पांचवा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। और उसके बाद इसके अंदर और कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ों को हम जोड़ते, सारा मिला के ये वॉश इन स्कूल्स का प्रोग्राम बनता है। क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर फैसिलिटीज, टॉयलेट बनाना या उनको मेंटेन करके रखना या स्वच्छ पानी की सुविधाएं करवानी या मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए। इसमें सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है बिहेवियर चेंज। बच्चों की आदत को कैसे बदलने के लिए उसका व्यवहार में परिवर्तन लेके आना। जी रमेश जी, वॉश इन स्कूल्स, आपने स्कूल्स को टारगेट किया, यानी कि बच्चों को टारगेट किया। क्या कोई खास मकसद बच्चों से शुरुआत करने का? इसका मकसद है क्योंकि आप 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान की, उनकी आयु 35 साल से कम है जी। और बच्चे हमारा भविष्य है। अगर हम यही, और एक दूसरा और आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की मैं बच्चों के साथ जुड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों को सेंसिटाइज करना, उनका व्यवहार में परिवर्तन लेके आना, बिहेवियर चेंज लेके आना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत जल्दी सेंसिटाइज होते हैं और वो एक एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में काम करते हैं। जब आप अपने घर जाते हैं या अपने समुदाय में जाते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने पेरेंट्स को वो बोलते हैं कि आज हमने ये सीखा, आज हमको साबुन से खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम उनको एजेंट्स ऑफ चेंज के रूप में तैयार करते हैं स्कूल्स में और वो हमारे दूत के रूप में काम करते हैं। क्या मेथोडोलॉजी अपनाई रोटरी ने? कैसे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया? देखिए, जैसे हमने ये घोषणा की और हमने ये कमिटमेंट किया कि हम 20,000 स्कूल्स लेंगे, तो हिंदुस्तान में 3500 से ज़्यादा रोटरी क्लब्स हैं। जी, ये स्कूल्स क्या शासकीय अशासकीय, कौन से स्कूल्स को आपने चिन्हित ओनली किया? सरकारी स्कूल जी। सिर्फ ये प्रोग्राम, क्योंकि वहीं इन सुविधाओं की जरूरत है। जी। जितने और प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर उनके पास और रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन सरकार के पास अपनी लिमिटेशन है। और ये बदलाव की कहानियाँ जो हैं, कहना चाहिए हमें, विचारों से होती हैं।
विचारों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध की कही हुई बात हम रमेश जी कहते हैं, वो कहा करते थे व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू सी यू बिकम। रमेश जी, रोटरी को क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता या किसी सहायता भी प्राप्त हो रही है? कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी रोटरी के साथ जुड़कर कार्य कर रही है? हम सब जानते हैं कि पोलियो को जड़ से मिटाने में रोटरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जी। रोटरी ने केवल 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए एकत्रित किए हमारे रोटरी क्लब्स ने विश्व भर में, बल्कि 40,000 करोड़ और इकट्ठे किए पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए। तो बहुत बड़ी भूमिका सारे लोग जानते हैं, भारतवर्ष में पता है कि रोटरी की क्या भूमिका। तो इसी तरह से इस वॉश इन स्कूल्स के प्रोग्राम के लिए भी हमारा इंटरनेशनल रोटरी के क्लब्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के दिन में पूरे विश्व भर में ये एक बजवर्ड है, वॉश इन स्कूल्स इज ए बजवर्ड, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ये प्रोग्राम लेके आ सकता है। 40% डायरिया के केसेस इसलिए होते हैं कि बच्चे या लोग खाना खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोते या शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते। तो ये इम्पैक्ट विश्व भर में लोगों को पता है, खास करके रोटेरियंस, बिकॉज वो सामने आते हैं जब भी कोई जरूरत होती है। तो इस प्रोग्राम में मैं अमेरिका गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में देखा है कितना बड़ा इम्पैक्ट। तो जितने प्रोग्राम, जितने स्कूल्स में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारा एक ग्लोबल ग्रांट का एक मॉडल है, उसके अंतर्गत ये इंटरनेशनल रोटेरियंस हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। और मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, रोटरी सरकार को इसमें सहयोग दे रही है, यूनिसेफ हमारा टेक्निकल पार्टनर है, एचआर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम काम करते हैं, और ये हमारा वादा है कि हम अपने पैसे से सब कुछ ये सर्विसेज मुहैया करवाएंगे। रमेश जी, क्या कोई काउंसलिंग जैसा प्रोविजन भी आपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है? बच्चों की काउंसलिंग या टीचर्स की काउंसलिंग, उनके गार्जियंस और पेरेंट्स की काउंसलिंग करना? एक ये बहुत बड़ा इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो है ट्रेनिंग टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। टीचर्स की हम ट्रेनिंग करवाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, ग्राम पंचायत की, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी, बताने के लिए कि प्रोग्राम क्या है। क्योंकि हम टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं, और इसमें एक और इसका प्रोग्राम का, इसमें हम चाइल्ड कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, बाल सांसद। इसमें हम बच्चों को एम्पावर करते हैं, जिसमें बाल सांसद बनती है, उसमें एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरा जल मंत्री, तीसरा आपका इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो आप इस तरह से देखिए, जब बच्चों को हम एम्पायर करते हैं, जब उनको हमें लीडरशिप रोल देते हैं, तो वो इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। वो ये सारी जितने भी फैसिलिटीज हैं उनकी ऑनरशिप लेते हैं, तो उनको देखते हैं। तो लुक एट द इम्पैक्ट दिस प्रोग्राम कैन क्रिएट व्हेन वी एम्पावर चिल्ड्रन, बाल संसद के माध्यम से, जिसको हम चाइल्ड कैबिनेट भी कहते हैं, या चाइल्ड क्लब्स भी कहीं पर बनाते हैं। तो ये इस तरह से एम्पावरिंग होती है। और जी, क्या चैलेंजेस देखते हैं, और इस पूरे अभी तक के वॉश प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आपके समक्ष आए, क्या चुनौतियां आई? हाँ, चुनौतियां जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सुविधाएं तो क्रिएट हो जाती हैं। सरकार भी, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाए गए हैं, पानी की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन जब तक उन प्रोग्राम को हम उन चीज़ों को फंक्शनल कैसे रखें, इस फैसिलिटीज़ को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं कि 6 महीने के बाद टॉयलेट्स बने और उसके बाद उस पर ताला लग गया, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ये फील करती है कि इनको मेंटेन कौन करेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ 7,500 से 12,500 रुपये साल का एक स्कूल का रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए देती है। उसमें स्कूल की सारी मेंटेनेंस, रिपेयर इसके अंडर आती है, तो इतने पैसों से कुछ हो नहीं पाएगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है वेंडलिज्म। बहुत से स्कूल्स में बाउंड्रीज नहीं है, ताले नहीं लगे हुए हैं, तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो आके डैमेज कर देते हैं, तो चीज़ें चोरी भी हो जाती हैं। तो इस प्रोग्राम में ऑनरशिप क्रिएट करने का मतलब ये है कि जब उसमें मलकियत अगर हम पैदा करें, तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा इन चीज़ों को भी एड्रेस करता है कि कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, जिससे कि एक प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे। जी, जाहिर सी बात है, हमें केवल विकास नहीं चाहिए, महज विकास से काम नहीं चलेगा। हमारा उद्देश्य होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास, मॉनिटरिंग होती रहे, मेंटेनेंस होता रहे। इन तमाम सारी सुविधाओं का जो रोटरी और शासन और कई सारे स्वयंसेवी संगठन उपलब्ध करा रहे हैं। रमेश जी, ग्रुप हैंड वॉशिंग की अगर बात करें, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हैंड वॉशिंग, खासकर बच्चों के लिए बात करें तो? बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने की हैबिट उनके उसमें वो करना साबुन के साथ। तो इस अपॉर्चुनिटी को करते हुए अभी एक ग्रुप हैंड वॉशिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है यूनिसेफ ने, जिसको रोटरी भी इम्प्लीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बड़े स्केल पे कर रही है। तो यहाँ पर बच्चे ग्रुप में हैंड वॉश करते हैं
साबुन से हाथ धोते हैं तो करीब इसमें 30 सेकंड का समय का वक्त लगता है, और जब वो हैंड वॉश करते हैं तो टीचर के सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि इसके भी 6 स्टेप्स हैं कि हैंड वॉशिंग कैसे होनी है जिससे कि अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग हो सके। तो एक बहुत अच्छा एक माध्यम है, अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर बच्चों को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। और जब बच्चे ये करते हैं तो वो एक स्वच्छता के ऊपर एक वो जिंगल भी अपने आप में गाते हैं जी। हम हाथ साफ करेंगे। तो एक वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि किस तरह से बच्चे सेंसिटाइज होते हैं, क्योंकि 40% जी। डायरिया के केसेस इसीलिए होते हैं कि लोग खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका बढ़ सकता है। दोस्ती और हाथों का पुराना रिश्ता है, जब दोस्ती होगी तो ताली देंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे कूदेंगे खेलेंगे। और बीमार न पड़ने के लिए ऐसा क्या काम करेंगे? हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे, साफ साफ करेंगे, मल के करेंगे। अच्छा खाना खाएंगे, टाइम पे रोज खाएंगे, खाने से पहले खाने के बाद हाथ साफ करेंगे, चुस्ती फुर्ती से पढ़ेंगे, दुनिया मुट्ठी में करेंगे। हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे। भारत में रोज 10 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हाथ साफ करके साथ मिड डे मील खाते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। रमेश जी, जितनी जगह अभी तक ये वॉश प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, क्या कोई ऐसा अनोखा घटनाक्रम या कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो प्रेरणादायी हो सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी? मैं बताना चाहूँगा इसका जो इम्पैक्ट है, अल्टीमेट इम्पैक्ट तो ये है कि ये उस रीजन को, उस कम्युनिटी को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाता है। और इसका और अगर हम देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, परिवर्तन ये प्रोग्राम लेके आ सकता है, तो हमने देखा अभी गेजा, नोएडा में एक गांव है गेजा, वहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। वहाँ पर 38% इनरोलमेंट रेट बच्चों की बढ़ गई, अटेंडेंस उनकी बढ़ गई है, ड्रॉप आउट रेट घट गई है। तो आप देखिए इम्पैक्ट, क्योंकि उनको अगर एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा स्कूल में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके, क्योंकि बच्चे अगर बीमार कम पड़ेंगे तो उनकी निश्चित अटेंडेंस बढ़ेगी। रमेश जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, इतनी सारी बातें आपने साझा की, हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर इससे प्रेरणा भी मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।